हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। अब मैं 11th तो चल ही रही है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैंने सोचा कि अब बोर्ड्स हैं तो हम 12th भी स्टार्ट कर देते हैं। तो भी 12th में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो इसमें कुछ नहीं है। अब बेसिकली इस चैप्टर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बच्चों को टफ लगता है, लेकिन सिर्फ अगर हम इस तरीके से पढ़ें, टॉपिक्स को डिवाइड करके पढ़ें तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसको क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों में 3 टॉपिक्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो अगर हम पार्ट टू पार्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, किसका रिजल्ट है? ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब देखो, अब यहाँ से बोला है कि हम लकी नहीं है कि जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। हम देखो, माइरेट्स ऑफ फ्लावर्स डेट वी इंजॉय गेजिंग है। ठीक है, तो काउंटलेस फ्लावर्स है जिनको हम इंजॉय करते हैं, उनसे सेंट परफ्यूम है। ठीक है, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं, कितनी अच्छे अच्छे वो दिखने में होते हैं, कलर्स कितने प्यारे होते हैं उनके, फिर उनकी स्मेल, इन सब से ही क्या होता है कि जो खुशबू आती है, सेंट परफ्यूम, इन सब से बनते हैं। तो ये सब किसका रिजल्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो फ्लावर्स हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस के लिए ही एग्जिस्ट नहीं करते। फ्लावर्स का और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। देखो, अब क्या है कि फ्लावर्स को हम अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी, जैसे अगर एस्थेटिक किसी चीज़ को हम सजाने के लिए, कल्चरल वैल्यू में, या किसी की डेथ हो जाती है, खुशी में, हर तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। हाँ, अब देखो बेटा, ये हमें एक फ्लावर पूरा दे रखा है। अब हम इसमें पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हैं फ्लावर्स के, ठीक है, और हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हैं। तो बस एक बार एग्जांपल को देख लेते हैं इसको, कि देखो स्टिग्मा है, ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करती हैं, ये हमारा फीमेल का पार्ट है। ओवरी है, ये हमारा फीमेल का पार्ट है। ये एंथर, ये हमारा मेल पार्ट है, और ये फिलामेंट, ये भी मेल पार्ट। ये सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हम इवेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहले हम मेल का पढ़ेंगे। अब पहले मेरी बात सुनो कि अभी एक्चुअल फ्लावर आने से पहले प्लांट पहले ही ये डिसीजन ले लेता है कि अब फ्लावर आने वाला है। ये किसकी वजह से होता है? कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, जिनसे क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होती है, आगे डेवलपमेंट होती है फ्लोरल प्राइमोर्डियम की। ठीक है, और फिर इन्फ्लोरेसेंस बनती हैं फ्लावर बर्ड से, फिर उसके बाद एक्चुअल फ्लावर आ जाता है। ठीक है, तो अब बेटा क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम एंडोशियम बोलेंगे, जो फीमेल है हम उसको गायनोशियम बोलेंगे। वो आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं और फिर वो डेवलप होते हैं। उसके बाद देखो, जो एंडोशियम है उसमें क्या था, होल ऑफ स्टेमन्स होते हैं, और वो किसको क्या होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और गायनोशियम किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अब हम पढ़ते हैं स्टेमन, माइक्रोस्पेरेंशियम एंड पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब बेटा देखो, स्टेमन जो है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है जिसको हम फिलामेंट बोलेंगे, ये वाला जो हमारा पार्ट है, और एक इसके पास होता है क्या है, एंथर होता है, जो होता है बाइलोब। इसमें क्या होती हैं, 2 लोब्स होती हैं। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, वो अटैच होता है थैलेमस से या फिर पेटल से फ्लावर से। अब देखो नंबर कितना है और लेंथ क्या होगी स्टेमन की, वो अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर्स की डिपेंड करता है, तो उनकी वो वेरी करती है। अब देखो, जो पिकल एंजियोस्पर्म होते हैं, वो उनका एंथर जो है वो बाइलोब होगा, मतलब उसमें 2 लोब होती हैं, और हर एक लोब के पास 2 थीका होते हैं जिनको हम बोलते हैं डायथीकस। और एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसी लंबी सी एक ग्रूव भी रन करती है लेंथ वाइज, वो दोनों के दोनों थीका को क्या करती है बेटा, सेपरेट करती है। उसके बाद क्या आता है, जो बाइलोब नेचर होता है एंथर का, वो देखो ट्रांसफर सेक्शन में वेरी कर रहा है। देखो ये पोलन सेक्स होगी, लाइन ऑफ डिहाइस है, जब एंथर डिहेसेंस होता है, फटता है, उसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज होती हैं। तो ये सब चीज़ भी मैं तुम्हें अभी इसमें एनसीईआरटी में ही कवर करूँगी। अब सुनो, जो एंथर होता है वो 4 साइडेड होता है। 4 साइडेड मतलब टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या होते हैं, 4 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, तो एक लोब में क्या हो गए, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। अब माइक्रोस्पोरेंजिया ही क्या है कि वो फर्दर डेवलपमेंट होती है उनकी पॉलन सेक्स में। ठीक है, और वो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करेंगे पूरी की पूरी लेंथ में, या फिर वो पैक हो जाते हैं। किसे पैक क्या होता है उनके अंदर, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन सेक्स है तो ऑफकोर्स पॉलन सेक्स मतलब किसी चीज़ का पैकेट। ठीक है, तो पॉलन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होंगी, पॉलन ग्रेन्स ही होंगी।
अब देखो एक बारी इसको ना हम एनसीईआरटी से मैं जो पढ़ा रही हूँ तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक बारी मैं एनसीईआरटी से भी इस चीज़ को मैं पढ़ देती हूँ। देखो बेटा, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो एक्चुअल फ्लावर दिखने से पहले ही ये डिसीजन पहले ही ले लिया जाता है कि ये फ्लावर आएगा। अब सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू, ठीक है, तो कुछ हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं जिनसे क्या होता है डिफरेंशिएशन और फर्दर डेवलपमेंट होती है फ्लोरल प्राइमोर्डियम की। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म विच बियर द फ्लावर। तो अब इनफ्लोरेसेंस बनते ये हमारा 11th के चैप्टर में है पूरा। तो देखो इसके पे क्या, उसके पास क्या होते हैं, फ्लोरल बर्ड्स होते हैं और उसके बाद वही डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाते हैं, फ्लावर। देन द फ्लावर्स इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रक्चर्स एंड द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले बताया था जो मेल का हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है हम उसको एंड्रोशियम बोलेंगे, जो फीमेल का पार्ट है वो गाइनोशियम बोलेंगे। ठीक है, तो एंड्रोशियम के पास होलो स्टेमन्स होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, और गाइनोशियम किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। अब देखो स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, तीनों किसके बारे में, हमारे मेल फ्लावर के बारे में। तो फिगर देखो यहाँ पे क्या स्टेमन दे रखा है हमारा, ये वाला क्या है, हमारा स्टेमन है। स्टेमन के पास क्या है, ये चीज़ क्या है, एंथर है, और ये पूरा का पूरा लॉन्ग स्टॉक है हमारी फिलामेंट है। तो देखो स्टेमन अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। इसको दो लोब्स है ना, इसमें से बाइलोब बोला गया है। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का वो अटैच टू थैलेमस, वो किससे अटैच होगा, थैलेमस से होगा या फिर पेटल से अटैच होगा। फ्लावर पेटल मतलब पत्तियाँ। ठीक है, जो नंबर है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन वो वेरी करता है अलग अलग फ्लावर्स की स्पीसीज पे। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें बताया गया है कि तुम ये एक्सपेरिमेंट करो। ये देखो, इफ़ यू वर कलेक्ट टू स्टेमन, अलग अलग फ्लावर्स से स्टेमन कलेक्ट करोगे अलग अलग स्पीसीज से, उनको स्लाइड पे अरेंज करोगे तो देखोगे कि अलग अलग वेरिएशंस आती हैं साइज में और उनके नेचर में। ठीक है, बस अब यहाँ पे आओ। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। ठीक है, तो जितने भी एंथर होंगे एंजियोस्पर्म के सारे बाइलोब होंगे। विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, हर एक लोब में क्या होंगे, 2 थीका होंगे। देखो 2 थीका होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, दे आर डायथीकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ठीक है, तो बेटा अब एक ये लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, ठीक है, ग्रुप रन करेगी तो उनको थीका को सेपरेट भी वो करती है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। कह रहे हैं कि हम देखो अलग अलग ट्रांसफर सेक्शन, अगर हम इस तरीके से हम उसको कट करेंगे तो हम देखते क्या क्या होता है। देखो ये बेटा पोलन सेक्स है। सेक्स मैंने तुम्हें बता दिया था क्या होता है, तो उसमें ये क्या है कि जब एंथर डिहाइसेंस होता है, हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, तो उसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज होती हैं। अब ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या है, 4 साइडेड होगी, टेट्रागोनल होगी, इसलिए क्या है 4 माइक्रोस्पेरेंजिया होते हैं। ठीक है, तो हर एक लोब में क्या होंगे, 2 माइक्रोस्पेरेंजिया होंगे, और ये माइक्रोस्पेरेंजिया जो हैं ये फर्दर डेवलप होके किस में बदल जाते हैं, पोलन सेक्स में। तो देखो द एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पेरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 in each lobe. The microsporangia develop further and become pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. तो मैंने बता दिया तुम्हें ये चीज़। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, देखो ये वाला, तो एटिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो कैसा होगा, ये सर्कुलर होते हैं आउटलाइन में। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। ठीक है, तो बेटा ये 4 वो इधर यहाँ पे पढ़ेंगे, ये रहा देखो 4 वॉल लेयर्स होती हैं यहाँ पे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, बीच में मिडिल लेयर्स होती हैं फिर। ठीक है, और ये टेप्टम, ये सारा ये रहा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, अंदर वाली क्या होती है हमारी टेप्टम। ठीक है, और ये तुम्हारे 4 हो गए सारी की सारी चीज़ें। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे आओ। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टेप्टम। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जो बाहर वाली 3 लेयर होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, और जो अंदर वाली टेप्टम जो होती है लेयर होती है वो क्या करती है, नरिश करती है।
अब देखो, द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगी तो नॉर्मल सी बात है कि बेटा एंथर का डिहाइसेंस होगा तभी पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगी। तो ये तीनों की तीनों लेयर क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं और डिहाइसेंस में भी हेल्प करती है। जो इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेप्टम, तो अंदर वाली लेयर टेप्टम है। इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, जो पॉलन ग्रेन्स जो डेवलप हो रही है उनको नरिश करेंगे। और सेल्स ऑफ द टेप्टम पसेस डेंस, उनके पास क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और एक से ज़्यादा उनके पास क्या हो गया, न्यूक्लियस होगा। अब मेरी बात सुनो, डेंस साइटो, ये मेरी बात, एक नॉर्मल क्या है, सेल है। ठीक है, एक नॉर्मल सेल बता रही हूँ, और ये यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये होता है साइटोप्लाज्म, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑर्गेनीज होती है, तो मैं 11th में बताऊंगी। तो ये जो वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके पास यहाँ क्या होता है, एक न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद देखो, व्हेन द एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupied the center of microsporangium। ठीक है, तो जब एंथर जो बेटा यंग होता है तो उसका जो सेंटर है पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम को, स्पोरोजीनियस टिश्यू पूरा का पूरा उसको कवर कर लेता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनिस क्या होती है उसको पढ़ो। माइक्रोस्पोरोजेनिस मतलब पॉलन ग्रेन्स का डेवलप होना कैसे बनता है। तो एज द एंथर डेवलप, जब एंथर डेवलप होता है, जो सेल्स हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू के, वो अब दो ही तरह की डिवीजन होती है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मियोटिक डिवीजन्स होती है और उनसे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो ये वाला जो मैं बता रही हूँ बार बार, डिहाइसेंस, यहाँ पे जब ये एंथर डिहाइसेंस होगा तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होती हैं। And each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। तो हर एक सेल स्पोरोजेनियस टिश्यू का वो कैपेबल है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक पोटेंशियल पोलन या फिर हम उसको MMC भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो प्रोसेस है माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का, कहाँ, किससे, पोलर मदर सेल से। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म, जैसे माइक्रोस्पोर्स बनती है वो अरेंज हो जाती हैं 4 सेल्स के क्लस्टर में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर, जैसे एंथर मैच्योर होगा बेटा वो डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग होंगी, डिसोशिएट होंगी फ्रॉम ईच अदर एंड हेल्प इन द एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, वो किस में डेवलप हो जाएंगी, पॉलन ग्रेन्स में। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो बेटा एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स में माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन्स होती हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे देखो मैंने बताया, उसके बाद क्या होती है, जब डिहाइसेंस होता है एंथर का तो वो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होती है। अब पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कह रहा है कि अगर तुम हिबिस्कस के ऊपर वाले एंड को अगर तुम सर्च करोगे या फिर किसी भी फ्लावर को तुम सर्च करोगे, तुम देखोगे कि येलोइश पाउडर आ जाएगा तुम्हारी फिंगर्स पर। ठीक है, अब ये एक लैब का एक्सपेरिमेंट है। अब उन्हीं को तुम अगर क्या है स्प्रिंकल करोगे, उन ग्रेन्स को, उन पानी डालोगे थोड़ा सा, उन पर ग्लास लाइट पर डाल दो उनको, फिर थोड़ा सा पानी डालोगे और उनको तुम अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर अगर तुम देखोगे तो तुम देखोगे अलग अलग साइज, शेप, कलर, डिजाइन तुम देखोगे पॉलन ग्रेन्स के। अब देखो, अब पॉलन ग्रेन्स क्या है, आज जनरली अब देखो उनकी शेप, साइज, क्या लेयर होती है, क्या उसके बारे में पढ़िए। पॉलन ग्रेन्स है बेटा वो स्पेरिकल होती हैं, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स उनका डायमीटर होता है। उनके पास 2 लेयर होती हैं, एक बाहर वाली लेयर वो थोड़ी हार्ड होती है, वो एक्साइन है, और वो स्पोर पॉलिन की बनी होती है। ठीक है, और वो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि वो कितना ही हाई टेम्परेचर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एल्कलाई हो, वो किसी से भी डिग्रेड नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं बनी जो स्पोर पॉलिन को डिग्रेड कर सके। ठीक है, और बेटा पॉलन ग्रेन्स जो पॉलन ग्रेन की जो वही लेयर है, एक्साइन है, उस पर क्या एक अपर्चर होता है जिसको हम जंप पोर बोलेंगे, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। और पॉलन ग्रेन्स को हम फॉसिल्स की फॉर्म में भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब किसकी वजह से, क्योंकि स्पोरोपोलिन की वजह से कुछ भी, कोई भी एंजाइम, एसिड्स, कुछ भी टेम्परेचर उसको डिग्रेड नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी इनर वॉल लेयर भी होती है, क्या होती है, इंटाइन। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस लेयर होती है, उसमें कोई जंप और ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन का, वो पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। अब देखो, जब पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होती हैं तो उनके पास क्या होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो बेटा वो बड़ा होता है,
अबंडेंट फूड रिजर्व होते हैं इनके पास, और उनका क्या है, इरेगुलरली शेप का एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है इनके पास। जनरेटिव सेल क्या होता है, वो छोटा होता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, किसकी में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ये स्पिंडल शेप का होता है, विद डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। आप देखो 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इन्हीं दो सेल स्टेज पर शेड हो जाती हैं। कौन कौन सी, वेजिटेटिव और जनरेटिव। जो रिमेनिंग स्पीसीज बची उनमें क्या होता है, जनरेटिव सेल जो होता है बेटा वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके क्या बनेगा, उससे 2 मेल गैमीट्स बनेगी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 सेल स्टेज होगी। अब पॉलन ग्रेन्स होती है बहुत सारी स्पीसीज की, उनसे में एलर्जीज भी होती है, ब्रोंकियल अफ्लिकेंट्स भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकिट्स वगैरह। अब देखो एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, जो तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखो, पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल होती है, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो 25 से 50 इनका डायमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोमिनेंट लेयर 2 लेयर होती हैं। हार्ड आउटर लेयर क्या होती है, एक्साइन होती है, वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलन की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, मैंने बताया था नोन। ये भी स्टैंड कर सकता है हाई टेम्परेचर भी, स्ट्रॉन्ग एसिड पे एंड एल्कलाई पे। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलन इज सो फार नोन, ठीक है, तभी तक कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलन को डिग्रेड कर सके। पॉलन ग्रेन एक्साइन जो होता है, पॉलन की जो एक्साइन लेयर है, उसके बाद प्रोमिनेंट अपर्चर होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जंपर, मतलब कि बाहर वाली लेयर पे जैसे ये है, तो यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, यहाँ पे स्पोरोपोलन एब्सेंट होती है। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रेजर्व एज फोसिस, तो हम उनको प्रेजर्व करके फोसिस की फॉर्म में रख सकते हैं, किसी वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलन। अब देखो एक्साइन है, यहाँ पे कहाँ गए थे हम, जी रहा, द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न, ठीक है, तो जब हम देखें अलग अलग पैटर्न डिजाइन बने होते हैं। व्हाट डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, कि ऐसा क्या है कि एक्साइन जो है हार्ड है, या फिर व्हाट इज द फंक्शन, जम्पोर का फंक्शन क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे इन सब में। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन, जो अंदर वाली लेयर को मेंटाइन बोलेंगे, वो थिन है, पतली होती है, कंटिन्यूस लेयर, और किसकी बनी होगी, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। जो साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म पॉलन ग्रेन का वो सराउंड किया जाता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होती है तो इस पर 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज बिगर है, अबंडेंट फूड रिजर्व है, लार्ज इरेगुलर शेप इसके पास न्यूक्लियस है, और जनरेटिव सेल क्या है, स्मॉल होता है, फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये सारी चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन जो है शेड हो जाती है 2 सेल स्टेज पर। रिमेनिंग स्पीसीज में क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोटिकली और गिव राइज टू द 2 मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के शेड होने से पहले वो क्या करता है, 2 मेल गैमेट्स भी बन जाती है। देखो, pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial applications in some, often leading to chronic respiratory disorder, जैसे कि अस्थमा या ब्रोंकिट्स। इट में भी मैंशन डेट पार्थिनियम या फिर कैरेट गैस है, जो हमारे इंडिया में ऐसे इम्पोर्टेड वीट के साथ वो आ गई थी, कंटामिनेंट के साथ में, तो ये इट हैज बिकम यूबिक्वियस इन अकरेंस एंड कॉज पॉलन, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी डिवाइड हो गई, जिससे क्या हुआ कि फिर, और ये इससे क्या प्रॉब्लम थी, इससे भी पॉलन एलर्जीज होने लगी। हम देखो पॉलन ग्रेन्स हैं बेटा, वो न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होती हैं, तो ये फैशन बन गया है कि एज अ फूड सप्लीमेंट उसको खाते हैं। ये एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बेटा ये इंक्रीज कर देती है, ठीक है, तो ये टैबलेट्स की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में ये मार्केट्स में अवेलेबल है। अब देखो एक बार एनसीईआरटी से कर लें। व्हेन द pollen grains are rich in nutrients, it has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market। मैंने बताया कि ये सिरप्स और टैबलेट्स की फॉर्म में मार्केट्स में अवेलेबल है। पॉलन कंजप्शन है जो ये क्लेम किया जाता है कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस को, रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को ये इंक्रीज कर देता है, इसीलिए इसको लेते हैं, बट लेना नहीं चाहिए। कंटिन्यूस अगर हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ का तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ही होता है। अब देखो, व्हेन वंस दे आर शेड, जब एक बार शेड हो जाती है, पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। वो शेड हुई है तो अब उनको कहाँ जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टिग्मा, वहाँ पे जाके लैंड होना है, ठीक है। और अपनी वाइबिलिटी लूज करने से पहले, मतलब ये होता है कि
मान लो कि अगर हम एक टाइम पीरियड होता है, मान लो 30 मिनट्स का टाइम पीरियड, 40 मिनट्स का टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में अगर वो स्टिग्मा पे पहुंच गई तो फिर तो वो यूज़फुल है, फर्दर सारे के प्रोसेस होंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर वो फिर अगर उस टाइम पीरियड के बाद अगर वो जाती हैं तो फिर वो यूज़फुल नहीं है, तो आगे का कोई भी इवेंट नहीं होगा। तो देखो, व्हेन वंस दे आर शेयर द pollen grains हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द pollen grains retain viability? तो कह रहे हैं कि वायबिलिटी कब तक होती है। अब देखो, द पीरियड फॉर विच pollen grains remains viable is highly variable। तो बेटा क्या पीरियड है, वो अलग वेरी करता है अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से, ठीक है, और कुछ डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। कुछ इन सम सीरियल्स में जैसे कि राइस और व्हीट में pollen grains होती है 30 मिनट्स के अंदर क्या करते हैं, अपनी वायबिलिटी लूज कर देती हैं, ठीक है। अगर वो 30 मिनट्स के अंदर पहुंच गई स्टिग्मा पर तो ठीक है, अदरवाइज कोई यूज नहीं है। इन सब मेंबर्स ऑफ रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये हमारी फैमिलीज होती है। हाँ, ये 11th क्लास का चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब में तुम पढ़ोगे सारी चीजें। तो देखो, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। तो इनकी वायबिलिटी कब तक होती है, मंथ्स तक होती है। यू मे हैव हार्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन एंड स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स। तुमने पढ़ा होगा कि हम स्पर्म वगैरह, सीमन, इसको स्टोर करके रखते हैं, इवन फॉर ह्यूमंस का भी, ठीक है। एग फ्रीज करा देते हैं लेडीज भी अपना। तो अब किसके लिए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये वाला हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर pollen grains ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स, ठीक है। तो ये जैसे कि हम सीमेन को, ओवम को भी हम फ्रीज करके स्टोर करके रख सकते हैं, इसी तरीके से हम pollen grains को भी रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बाद में ये हम इनको pollen banks में स्टोर कर देते हैं, जो हमें हमारी जो भी हम एक्सपेरिमेंट करें, कुछ भी करें, तो आगे हम इनको यूज़ कर सकें। तो सच स्टोर्ड pollen कैन बी यूज्ड एज pollen banks सिमिलर टू सीड बैंक, जैसे सीड बैंक होता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर। अब आगे का हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये सारे फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, और पॉलिनेशन है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कुछ अगर लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।